Good morning. Today we are going to study about the chapter Work, Energy and Power. The index under this chapter is as follows. So let us start. Firstly, we are going to study about the dot product, which is also known as scalar product. क्या होता है ये? In dot product, the symbol of multiplication between the two vectors is represented by dot, and the result of this product is a scalar value. Let us consider two vectors A and B and making angle theta with each other. You can see it in the figure also. The dot or scalar product is given by A dot B, which is equal to magnitude of vector A, magnitude of vector B, and multiplied by cosine of angle between these two vectors, that is AB cos theta. Or simply you are able to find out the angle between them also by putting it as cos theta is equal to vector A dot vector B divided by magnitude A into magnitude B. तो दिस इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन. हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? A डॉट बी along the A एक्सिस एज यू हैव स्टडीड कि जिधर थीटा लगा होता है उसकी साइड हम क्या लिखते हैं? कॉस प्रोडक्ट लिखते हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये B लिखा हुआ, तो B का कितना कंपोनेंट A के अलॉन्ग जाएगा? दैट इज B cos थीटा. तो सिंपली वी हैव रिटन हियर AB cos थीटा. या इसी तरह हम लिख सकते हैं B A cos थीटा, जिसमें हम ले रहे हैं A का प्रोजेक्शन along the direction of B. That means A का कितना कंपोनेंट B के along है उसे हम यहाँ पर ले रहे हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट इज A cos थीटा. तो दिस इज सिंपली नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इन द सेम डायरेक्शन. A और B अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं तो उनका कौन सा कंपोनेंट हम चूज़ करें कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होने लगे, उन्हीं का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं और वही आपको क्या देता है? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट. तो इन दोनों केसेस में आपने देखा, चाहे आप A का प्रोजेक्शन B के अलॉन्ग लीजिए, चाहे B का प्रोजेक्शन A के अलॉन्ग लीजिए, जो रिजल्ट मिलेगा आपको दैट इज AB cos थीटा. इसका मतलब कि ये जो A डॉट B है, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कह रहे हैं, इसका डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है. चाहे आप कंप्लीट रिजल्ट A के अलॉन्ग निकाल लीजिए, चाहे आप कंप्लीट रिजल्ट B के अलॉन्ग निकाल लीजिए. बस आपको करना क्या है? आपको जिसके अलॉन्ग निकालना है दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन पहले वाले के डायरेक्शन में लेना है और उसको प्रोडक्ट दे देना है. इसीलिए क्योंकि ये डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट हो गया, इसलिए इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट. नाउ इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ डॉट प्रोडक्ट जो अभी आपको बताया कि ये कैसी वैल्यू को देता है? स्केलर वैल्यू को देता है. डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है. कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ? चाहे आप A डॉट B लिखिए, चाहे आप B डॉट A लिखिए, क्योंकि रिजल्ट तो आपको दोनों से सेम मिलेगा, AB cos थीटा. इसका मतलब चाहे आप जिस तरह से भी लिखना चाहें उस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और क्या है इसका? और प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव? सपोज दैट यू आर राइटिंग हियर A डॉट B प्लस C. तीनों वेक्टर्स आप चूज़ कर रहे हो, तो जैसे आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है ना, A से अंदर मल्टीप्लाई कर देना, बिल्कुल वैसा ही ये A यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, A डॉट B प्लस A डॉट C. और क्या प्रॉपर्टीज़ है इसकी? I डॉट आई इक्वल टू J डॉट J इक्वल टू K डॉट K इक्वल टू 1. ये कहाँ से आया? I J K आपको पढ़ाया गया है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, और जब हम यूनिट वेक्टर्स का सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? I का प्रोडक्ट I के साथ. तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं देन वी विल राइट इट I डॉट A, I डॉट I.
अब आई तो आपका एक्स डायरेक्शन में है, दूसरा वाला आई भी आपका एक्स डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। और अगर 0 डिग्री एंगल होगा तो इसका मतलब cos 0 इज इक्वल टू 1। तो आई डॉट जे डॉट जे, के डॉट के, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। इसको हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हम अब डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के साथ लें, जैसे आई डॉट जे, तो आई डॉट जे के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड कॉस एंगल बिटवीन आई एंड जे। अब आपको तो पता है कि आई जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और जे है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। अब अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो cos 90 दैट इज़ 0, इसलिए ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर कहते हो आई डॉट जे या जे डॉट के या फिर के डॉट आई, ये क्या होते हैं, इक्वल टू 0 होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी का मतलब क्या हुआ, जब आप कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व करते हो तो किस तरह से आप उसकी वैल्यू देते हो, तो ये भी आप पहले से पढ़ चुके हो। आप क्या लिखते हो, ए कॉस थीटा, क्योंकि आपका एंगल तो उधर ही बना होता है ना, इस तरह से आप एंगल भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें ए, तो बी अपॉन वेक्टर बी, तो इसी तरह आप निकाल सकते हो कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए। तो बी का कंपोनेंट कितना होगा, ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए बी कॉस थीटा, तो इस तरह से जब आप एक बी का निकाल रहे हैं तो क्या लिखोगे, ए डॉट बी अपॉन ए, और ये ए वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए, ये आपको क्या दे देगा, यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या लिखोगे, वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए। इसी तरह अगर हम वेक्टर ए बी को कंपोनेंट फॉर्म में स्प्लिट करें, तो कंपोनेंट फॉर्म का क्या मतलब हुआ कि ए वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, इस तरह से हमने यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमने 4th नंबर के पॉइंट पे देखा हुआ है कि आई डॉट आई क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप करेंगे और आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, ए एक्स बी एक्स। ए एक्स बी एक्स आपको मिल गया। इसी तरह से ए वाई बी वाई मिल गया, और के कंपोनेंट का जब प्रोडक्ट लेंगे तो ए जेड और बी जेड का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर हम आई कैप और जे कैप वाले टर्म का प्रोडक्ट लें तो आपको पता है आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, तो इस तरह से वो टर्म यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, whenever you take the dot product you have to just multiply the constant number of I cap and other vectors I cap, सेम यूनिट वेक्टर्स के साथ जो नंबर लगा हुआ है उसका प्रोडक्ट अगर आप कर देते हैं तो यू कैन गेट इजीली डॉट प्रोडक्ट। साइन का यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है, अगर प्लस के साथ दिया हुआ है नंबर तो प्लस के साथ प्रोडक्ट करेंगे, माइनस का साइन दिया हुआ है तो माइनस के साथ प्रोडक्ट करेंगे। इसी तरह अगर हम ए डॉट ए लेना चाहें तो दैट मीन्स ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो जब ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स सेम कांस्टेंट, सेम यूनिट वेक्टर्स के साथ लगे हुए कांस्टेंट का आप प्रोडक्ट कर दोगे एंड देन यू गेट द डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर तो ये आपके लिए सिंपल सा क्या निकल कर आ गया। थोड़ा सा और अगर इसको सॉल्व किया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर। इसी तरह आप बी का भी निकाल सकते हो, और बी डॉट बी से क्या निकल आएगा, दिस वन। तो ये जो आपने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकाला है, बेसिकली इट गिव्स अबाउट द मैग्नीट्यूड। अगर आप इस टर्म का अंडर रूट कर देंगे तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए मिल जाएगा, इसी तरह आपको मैग्नीट्यूड ऑफ बी मिल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हुआ था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये जो आपका आपने जैसे ही अंडर रूट किया तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ
a and this is given by under root ax square प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। दैट मीन्स आई जे के साथ जो भी नंबर्स लगे हुए हैं आप उनका स्क्वायर कर दीजिए, उन्हें ऐड कर दीजिए और उनका अंडर रूट ले लीजिए, तो उस पर्टिकुलर वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वर्क। नाउ व्हाट इज़ वर्क? यू नो, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर जैसे एक आपको दिख रहा है, एक हॉर्स है जो एक कार्ट को पुल कर रहा है, तो अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट डज वर्क। यहाँ पर ये जो हॉर्स है कार्ट को पुल कर रहा है, इसका मतलब वो वहाँ पर वर्क कर रहा है। लेकिन जब आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो आप वहाँ पर भी वर्क कर रहे हो। इसी तरह वर्क, अगर एक कार की हम बात करें, है ना, तो जैसी आपकी कार है वो मूव कर रही है रोड पर, इसका मतलब इंजन ऑफ मूविंग व्हीकल यहाँ पर ये भी काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो बेसिकली वर्क इज सेड टू बी डन साइंटिफिकली व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस मोशन इन इट। जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओ और बॉडी मोशन में आ जाए तो आप कहोगे कि वहाँ पर वर्क हुआ है। अभी और इसको स्पेसिफाई करेंगे हम लोग, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ अभी इतना ही मानते हैं कि व्हेनेवर वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी बॉडी एंड बॉडी स्टार्ट्स टू, या बॉडी कम्स इनटू द मोशन, या बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन, दैट मीन्स वर्क हैज़ बीन डन, वर्क वहाँ पर किया गया है। इसी तरह यहाँ पर एक देखिए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट को दिखाया गया है। एक ऑब्जेक्ट था जो फ्री फॉल कर रहा था, जैसे वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करते हुए अर्थ पर आया, बॉडी में मोशन हुआ, इसका मतलब उस बॉडी ने भी वर्क किया। तो अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ। इट इंडिकेट्स दैट द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी, on the body. The gravitational force does work in pulling the body towards it। यानी कि जो ग्रेविटी है इसने बॉडी को अपनी तरफ खींचने के लिए फोर्स लगाया और जिसकी वजह से बॉडी में मोशन हुआ। तो उस केस में भी हम कहेंगे कि ग्रेविटी के थ्रू यहाँ पर वर्क हुआ है। तो वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। इसको थोड़ा सा वर्क की डेफिनेशन को क्लास 9th में जो पढ़ा था उससे थोड़ा सा एक लेवल और अपग्रेड कर रहे हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, नॉट द कंप्लीट फोर्स, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या हुआ? फर्स्टली वी विल राइट द फॉर्मूला कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम यहाँ पे ये कह दें कि फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं लग रहा है तो उसका कोई ना कोई कंपोनेंट होगा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो जितना कंपोनेंट फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है वी विल टेक ओनली दैट पर्टिकुलर component of force and then take the product of that component force and the displacement and then you get the work done। तो F cos theta, Fs cos theta, cos किसके साथ आता है? डॉट प्रोडक्ट के साथ। it means work done is given by F dot S। तो थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्क डन बाय अ पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स का मतलब क्या हुआ? जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रही है पूरा का पूरा फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है। दिस इज़ द पैरेलल फोर्स कि हमने फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाया और बॉडी डिस्प्लेस भी उसी डायरेक्शन में हुई। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? दैट विल बी, क्योंकि बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, देन एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री एंड इफ इट इज 0 डिग्री देन cos 0 विल बी इक्वल टू 1 एंड वी विल राइट सिंपली W is equal to what we will write? Fs because cos 0 is equal to 1। तो उस केस में जब पैरेलल फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल लग रहा है
तो उस समय पूरा का पूरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इसलिए वहाँ पर हम पूरे फोर्स को F मानते हुए और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर ऑब्लिक फोर्स लग रहा हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिक? दैट मीन्स एक ऐसा फोर्स जो किसी एंगल पर लग रहा हो, तो उस केस में क्या होगा? आप यहाँ पर देखिए फिगर के थ्रू कि जो फोर्स है उसका डायरेक्शन कुछ और है और बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कुछ और है। इस केस में हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, तो जब थीटा है तो यहाँ पर कंप्लीट फोर्स ना लेके फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। तो आपको बताया गया है जिधर एंगल लगा होता है उधर कॉस कंपोनेंट जाता है। तो फोर्स का कॉस कंपोनेंट दैट इज एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा जो टर्म है यहाँ पर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए यहाँ पर जो वर्क होगा दैट इज एफ कॉस थीटा इंटू एस, और यू विल सिंपली राइट एफ एस कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ पर ये एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, एक बॉडी है जिस पर फोर्स लगाकर पुल किया जा रहा है और उस वजह से बॉडी डिस्प्लेस होगी। तो जैसे बॉडी डिस्प्लेस होगी, लेट द एंगल इज थीटा, तो अगर थीटा के साथ है तो इसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। और इस केस में हमारा वर्क क्या हो जाएगा फिर? द वर्क विल बी एफ कॉस थीटा। क्योंकि देखो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दे रहे हैं कि एफ कॉस थीटा के थ्रू तो वर्क हो रहा है, व्हाट अबाउट द एफ साइन थीटा? तो ये जो एफ साइन थीटा है, एफ साइन थीटा बेसिकली वर्टिकली एक्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। एफ साइन थीटा एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन डज नॉट डिस्प्लेस द बॉडी इन दैट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो है ये काउंटर बैलेंस हो जा रहा है ग्रेविटी से। इस बॉडी का जितना भी मास होगा, भाई कोई ना कोई जब बॉडी पुल कर रहे हैं तो उस बॉडी का मास होगा, और वो मास के कारण एक ग्रेविटी है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर, इसलिए बॉडी आपकी ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रही है। तो यहाँ पर एफ साइन थीटा के थ्रू जो किया गया वर्क है दैट विल बी ज़ीरो। एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एफ कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन। तो हमेशा याद रखिए कि वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स? फोर्स का कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो भी होगा वो, और कितना डिस्प्लेस हुई वो बॉडी, उन दोनों का प्रोडक्ट आपको देगा वर्क डन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्क। कैसे कैसे आपको वर्क की वैल्यूज मिलती है। तो व्हेन विल बी वर्क ज़ीरो? अभी आपने देखा फॉर्मूले में आपके क्या आया है, फॉर्मूला आपने लिखा है एफ एस कॉस थीटा। तो कई केसेस हैं यहाँ पर। If a force applied on a body does not produce displacement in the body, scientifically work is not done। क्योंकि अभी आपने कहा कि एफ एस कॉस थीटा, अगर एस ज़ीरो हो गया तो पूरा पूरा टर्म ही ज़ीरो हो गया। जैसे कि आप खड़े हो, आप अपने हाथ में एक बहुत भारी पत्थर लेके खड़े हो, लेकिन आप अपनी जगह से हिल नहीं रहे हो और उसको सीधे पकड़े हो। तो जब ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ पुल कर रही है, लेकिन बॉडी में कोई भी मोशन नहीं हुआ। अगर बॉडी में कोई भी मोशन नहीं हुआ, इसका मतलब उस केस में कोई भी वर्क नहीं हुआ। तो यहाँ पर जब भी आप किसी चीज़ को होल्ड करके खड़े हो और उसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, आप उसको सुबह से शाम तक पकड़े खड़े रह जाओ, आप कहोगे आप तो थक गए हो, लेकिन साइंस कहेगा कोई भी वर्क नहीं किया। इसी तरह अगर एक दीवार को आप धक्का दो, सुबह से शाम तक धक्का देते रह जाओ, पसीने पसीने हो जाओ, लेकिन दीवार तो अपनी जगह से नहीं हिली, तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो रहा। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहा, इसका मतलब आप ये कहोगे कि उस केस में भी कोई वर्क नहीं हुआ। इफ़ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो, साइंटिफिकली वर्क इज नॉट डन।
अगर फोर्स ही ज़ीरो हो जाए तो भी कोई वर्क नहीं होगा। जैसे ये बॉडी है, ये आप फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, चल रही है बॉडी मोशन में, लेकिन कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है इसका मतलब नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो। अगर बॉडी पर फोर्स ज़ीरो है तो इसका मतलब उस केस में भी कोई वर्क नहीं हुआ। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप समझ लीजिए। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये क्या है, एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो जब भी कोई क्वांटिटी इन्हीं दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है तो रिजल्ट क्या होता है, स्केलर होता है। इसलिए वर्क भी कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी। और साथ ही साथ वर्क जो है आपका पॉजिटिव, ज़ीरो या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव वर्क डज नॉट मीन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नेगेटिव वर्क का मतलब ये नहीं होगा कि वो वेक्टर क्वांटिटी की है वर्क, या हम कहते हैं कि वर्क वेक्टर है, नहीं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव एज द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द फ्रिक्शन। अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन का काम तो मोशन के अपोजिट होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, अपोजिट नेचर रखेगा, इसीलिए वहाँ पर जो वर्क होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन वो निगेटिव कहलाएगा। बाकी और कोई मतलब नहीं है कि आप इसको स्केलर मानो, वेक्टर नहीं मानना है। डायमेंशन क्या होती है आपको पता है, फॉर्मूला एफ डॉट एस, जस्ट पुट द डायमेंशन ऑफ एफ एंड एस एंड यू गेट ml/t-2। ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। अगर आप पूरी स्पेलिंग लिखते हो तो आप लिखोगे JOULE स्मॉल लेटर में, और अगर आप सिंबल के फॉर्म में लिखते हो देन यू विल राइट कैपिटल J। और 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 मीटर इंटू 1 न्यूटन। तो डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो क्या होगी डेफिनेशन, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन when 1 Newton of force acting on a body displaces it through 1 मीटर। जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो, कितना फोर्स, 1 न्यूटन का, और उस 1 न्यूटन के कारण बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाए, 1 मीटर का, तो उस समय जो भी वर्क हुआ दैट वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है अर्ग, और 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। तो ये भी आप हमेशा याद रखिए कि 1 जूल 10⁻7 अर्ग एंड 1 अर्ग 10⁻7 जूल। और भी एक एनर्जी बहुत अच्छी यूनिट है इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, क्योंकि आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी W इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू क्या होती है, ई। इसलिए EV जो आप लिखते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द यूनिट ऑफ वर्क। एंड इसकी वैल्यू जूल में क्या होगी, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और आपको ये रिजल्ट किस में कन्वर्ट होता मिल जाएगा, जूल में आयो। और कैलोरी जो आप हमेशा देखते हो, जो आप कुछ भी फूड पैकेट्स लेते हो तो उसमें लिखा होता है कि इतने कैलोरी की एनर्जी है। तो बेसिकली कैलोरी इज़ ऑल्सो अ यूनिट ऑफ वर्क, या इसी को हम कहते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 4.186 जूल। किलोवाट आवर, ये भी आपने क्लास 10th में जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप लोगों ने बिजली का बिल कैलकुलेट किया था तो वहाँ पर भी इसको यूज़ किया था, और उसको वहाँ पर हम लोगों ने कन्वर्ट भी किया था कि 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट टर्न वी विल डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव वर्क डन इन डिटेल। थैंक यू।